अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे मेहमान आज के असद उमर साहब, वफाकी वजीर है प्लानिंग के। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पिछले 2-3 दिन से खबरों में रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो मैं उसी से आगाज कर लेता हूं आपसे। असद साहब हैं लाइन पर हमारे साथ? जी 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 मैं लाइन। जी, असद उमर साहब, आपने फवाद चौधरी का इंटरव्यू सुना? नहीं, मैंने फवाद चौधरी का इंटरव्यू नहीं सुना, लेकिन उसकी बाज़गश्त मुझ तक जरूर पहुंच गई। और फवाद चौधरी साहब भी आप तक पहुंच गए थे, मैंने कल देखा। जी, कल फवाद चौधरी के साथ मेरी मीटिंग थी। वो कामयाब जुबान प्रोग्राम के ऊपर मेरी उस्मान डार और फवाद चौधरी की मीटिंग थी। सो बाज़गश्त भी पहुंची और फवाद चौधरी साहब भी आप तक पहुंचे, लेकिन आप तक इंटरव्यू नहीं पहुंचा। नहीं, मैंने उसकी तफसीली मैंने इंटरव्यू सुना नहीं है, लेकिन उसमें से वो जुमला या वो तज्जिया जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है, वो उसका मुझे पता चल गया था। बिल्कुल। वो तज्जिया आपके ख्याल में किस हद तक दुरुस्त है? क्या आपने जहांगीर तरीन को निकलवाया? पहले एक एक करके शुरू करता हूं, क्या आपने उनको निकलवाया? सर, मैं अगर इतना ताकतवर होता, नहीं सर, मेरे ख्याल में देखें, दो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को ये पब्लिक में नहीं कहना चाहिए था, वो पब्लिक में कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो दूसरा स्टेप है, मैं फवाद चौधरी के इस तज्जिए से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक ही नहीं करता। आपने नहीं निकलवाया? नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा मैंने नहीं निकलवाया, मैं कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं जहांगीर तरीन ने निकलवाया, मैं उससे नहीं इत्तेफाक करता। जाहिर है, मैंने तो जहांगीर तरीन को निकलवाया नहीं, मैं उससे भी नहीं इत्तेफाक करता। मैं इससे भी नहीं इत्तेफाक करता कि जो लड़ाइयां हो रही हैं, उन लड़ाइयों की वजह से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैं इस बुनियादी तज्जिए से इत्तेफाक नहीं करता। पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर डिविजन्स भी होती हैं, इत्तेफाक राय भी नहीं होता, लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन और मुकाबला भी आपस में होता है। वो मुकाबला इलेक्शन तक तो बड़ा शदीद होता था, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मेरा जहांगीर तरीन का कोई मुकाबला नहीं था। वो और लोगों के दरमियान बहुत मुकाबला होता था। लेकिन जब से हुकूमत बनी है, तो मेरे ख्याल में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि सारे मुकाबले किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल सर, में तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जहांगीर तरीन ने भी नहीं निकलवाया, ये भी आपने कहा। वैसे बकौल असद उमर, बकौल उसके, देखें, फवाद इन अ वे आपको एडवांटेज ये दे रहे थे, फवाद चौधरी साहब। वो कहते हैं, ये सारे कह रहे थे उस टाइम, कहा गया इनकॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है, पोस्टर बॉय ऑफ तहरीक इंसाफ, असद उमर इकोनॉमी नहीं चला सके। तो फवाद ये कह रहे थे कि जनाब, वो असल रोला इनकी कॉम्पिटेंस का नहीं था, असल मसला ये था कि साजिश करके उनको निकलवाया गया। अगर आप ये उनका मौक़िफ़ मान लेते तो एटलीस्ट ये सब। अब आप कह रहे हैं नहीं, फवाद गलत कह रहे हैं, मुझे एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस की वजह से इमरान खान ने निकाला। सर, मैं काशिफ अब्बासी साहब, मैं ये बात जो है आज नहीं कर रहा हूँ। जिस वक्त मैंने रिजाइन किया था, उस रिजाइन करने के में शायद 1 या 2 घंटे के बाद मैंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझसे पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा गया था, क्या जहांगीर तरीन ने आपको निकलवाया? तो मैंने उस वक्त भी कहा था, भाई, मेरा बॉस इमरान खान है, इमरान खान ने फैसला क्यों किया, उसमें उस बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो समझते हैं कि ये फैसला ठीक है, बात खत्म हो गई। और उसी दिन रात को एक हैं जनाब, जिनको आप शायद जानते हो, उनका नाम है काशिफ अब्बासी। उसी दिन रात को मैंने उनका भी प्रोग्राम किया था, अपना भी इंटरव्यू उठा के देख लें। मैं उस वक्त भी, जिस वक्त इंसान एक जज्बाती उसके अंदर होता है, मैं उस दिन भी वही बोलता था जो आज बोलता हूं। इमरान खान ने एक ओपिनियन फॉर्म किया, और उनके ओपिनियन में मैं फाइनेंस में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एनर्जी में चले जाएं, वहां ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो इस नतीजे पे क्यों पहुंचे, ये मेरे लिए बहस ही नहीं है। मैं इसमें समझना ही नहीं चाहता। उनकी प्रोग्रेटिव है, उन्होंने अपना प्रोग्रेटिव इस्तेमाल किया, किस्सा खत्म। फवाद चौधरी का इस्तीफा मांगा। आज मेघालय जियो की हेडलाइन चल रही थी, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान से जाके कहा, इस तरह नहीं चल सकता, फवाद चौधरी को रिजाइन करना चाहिए, लेना चाहिए इस्तीफा, बल्कि उनसे। बड़ी मुझे भी पता चली। परसों मेरी और फवाद चौधरी की लड़ाई हुई, अकॉर्डिंग टू द मीडिया, जो नहीं हुई थी। फवाद चौधरी से, मैं आपको अपने कैबिनेट के अल्फाज दोहरा देता हूँ, फवाद चौधरी ने मुझसे कोई तलक कलामी नहीं की, कुछ नहीं किया। फवाद चौधरी ने अपना ओपिनियन जरूर जाहिर किया कि जी मेरे ख्याल में बड़ा नुकसान हुआ है, ये उन्होंने जरूर कहा। लेकिन फवाद, और ना मेरे ख्याल में मैं उसका टारगेट था फवाद चौधरी की स्टेटमेंट का। मैंने इनसे ये जरूर कहा कि जी मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आई वुड लाइक टू बी गाइडेड, ये मेरे लफ्ज थे, कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, प्लीज हमारी रहनुमाई कर दें कि क्या नहीं करना चाहिए। परसों मेरी उससे लड़ाई थी, कल उसकी और मेरी दोस्ती होगी, एंड वी मेड ना वो खबर दुरुस्त थी, ना ये आज की खबर दुरुस्त। 3 दिन तवातर से
जो मीडिया में हो रहा है और जो एक्चुअल हो रहा है उसमें मुझे तो कोई कॉमनैलिटी नजर नहीं आ सब रही। मुझे भी नजर नहीं आ रही। वो आप उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हैं जिन्होंने एक दिन लड़ाई की, अगले दिन बॉयफ्रेंड पहुंच गया आपके दफ्तर और एक्चुअली फवाद की तस्वीर आई, दोनों ने बैठे, तीनों बैठे, गप खत्म हो गया मसला। लेकिन उसके बाद अगले दिन खबर आई तो अब क्या करें, उस खबर की वजह से मैं सवाल मैं वही बोल रहा हूं, मेरा फवाद से क्या मैच, मेरे से क्या लड़ाई, जिंदगी में कभी उसकी मेरी बहस नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, हुकूमती कारकर्दगी जो उसकी जिस वजह से ना ये सारा इंटरव्यू इतना कंट्रोवर्शियल बना या इतनी बाज़गाह शुरू हुई, जिसके ऊपर एक्चुअली इतने टॉक शोज हुए, वो मसला लड़ाई नहीं थी, वो मसला था हुकूमती कारकर्दगी। उनका ये कहना था कि अंदरूनी लड़ाई की वजह से, जो कि अभी आपने वैसे कह दिया कि मेरा ख्याल है डिनाई कर दिया उस चीज को कि हमारी कारकर्दगी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन लेट मी कम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। फवाद का कहना है कि आपकी कारकर्दगी मुतासिर हुई है। आज आप अपनी पार्टी की कारकर्दगी कंपेयर करें सिर्फ पिछले दौर नवाज शरीफ साहब के दौर से, मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि क्या आज आपकी पंजाब की, क्योंकि मैं मरकज की तरफ बाद में आता हूं, मरकज की अमूमन जो वजारतें हैं वो आम लोगों की डेली लाइफ्स को अफेक्ट नहीं करती। जब आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल देते थे, आप मिसाल क्या देते थे? पटवारी का निजाम हमने ठीक किया, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, ये चीजें जो बराए रास्त लोगों के साथ जुड़ी हुई। कोई एक निजाम बताएं जो आपके आने से पहले खराब था और आपने आके 19-20 का फर्क डाल दिया उसके अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये कि दो इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं। जाहिर है कि मुझे पंजाब के बारे में उतनी दस्तरस नहीं है, मुझे इतनी मालूमात नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर काम किया और किस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, तो मैं पंजाब हुकूमत का उस तरीके से तर्जुमानी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि जब केपी की हुकूमत में हमारी बनी थी ना, तो उसके 2 साल के बाद मीडिया में अमूमी तौर पर राय ये पाई जाती थी कुछ नहीं कर सके और फारिग हो गए। उसके बाद हुआ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, वो तकरीबन उस 5 साल टर्म के तकरीबन निस्फ के अंदर हुआ था, मुझे एग्जैक्ट तारीख नहीं याद। और उसके भी जब रिजल्ट्स आए, मुझे अभी तक याद है, हमने प्रोग्राम भी किया, उसके बाद आपके कमरे में बैठे हुए थे और आपने कहा ब्रो फारिग हो गए हो तुम लोग, केपी में नहीं परफॉर्म कर रहे। और मैं उस वक्त भी आपसे कहता था कि ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है ना, ये कोई ब्रिज की तरह नहीं है कि जैसे ही बना नजर आना शुरू हो गया। रिफॉर्म के रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत ज्यादा तफसील के अंदर, मेरा उसके साथ टाकरा नहीं होता है पंजाब की डेली परफॉर्मेंस के ऊपर, उनका जमीन पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने रिफॉर्म्स अच्छी की हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें अगले साल 1.5 साल के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर नहीं नजर आएंगे तो उसका मतलब वाकई में रिफॉर्म करने में हम इतने कामयाब नहीं रहे। लेकिन असद साहब, आपकी एक तकरीर भी है, मैं कोशिश करूंगा वो निकाल दूं, क्योंकि जब से आप वजीर बने ना, वो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही होती है, जिसके अंदर आपने कहा था कि 1 साल के अंदर अगर तब्दीली नजर ना आए, टेंजिबल रिजल्ट्स की आप बात करते थे इस्लामाबाद के लिए, है हमारे पास NH1 टू बी प्रिसाइज। पहले सुन ले, मैं ताकि लोगों की याद आने की, मैं सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट है, इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिए इसको, अब तहरीके इंसाफ हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में इसको लें कि क्या आपको, क्योंकि फवाद ने एक और बात कही कि हम 19-20 का फर्क डालने नहीं आए थे। जरा आप अपनी ये तकरीर भी सुन लें, हैव यू मेड अ टेंजिबल डिफरेंस इन पाकिस्तानी गवर्नेंस पिछले 2 साल में या नहीं? सुन लीजिएगा पहले। मैं आजकल हर अपने हल्के के अंदर जो स्पीच करता हूं वहां पे बोलता हूं, और मैं हर एक वो नौजवान होते हैं मैं उनको बोलता हूं वीडियो संभाल के रखना ताकि असद उमर को छुपने की जगह ना मिले। अगर जैसा कि लग रहा है इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुए और मैं भी इलेक्ट होके आया हुआ, अगर 1 साल के अंदर मैं अपने हल्के के अंदर लोगों के जो बुनियादी मसले हैं उसके अंदर वाज़े तब्दीली ना दिखा सकूं ना, तो मैंने रिजाइन करना है और मैंने चले जाना है घर, क्योंकि हम तो इसलिए आए थे कि बेहतरी कर सकें। और अगर आप क्या वो वाज़े तब्दीली नजर आ रही है असद उमर साहब आपको? पहली बात तो मैं जवाब दे दूं, ये NH1, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग दिस क्लिप। सर, पिछले 1 साल के अंदर जितना तरक्याती काम मेरे हल्के के अंदर हुआ है ना, वो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल में तो ये इसका जवाब क्या वाज़े फर्क नजर आया, वो जमीन पर आपको नजर आ रहा है। और अभी तो जैसे वो कहते हैं ना, अभी तो शुरू हुआ है काम, अभी आगे देखें क्या क्या होता है। देखें, जहां तक अब आ जाए वफाकी हुकूमत के ऊपर, क्या वफाकी हुकूमत ने पिछले 2 साल के अंदर ऐसे काम किए हैं जिसका तकाबली जायजा किया जा सके पुरानी हुकूमतों के साथ, और वाज़े तौर पे आपको फर्क नजर आ सके कि उसके अंदर बेहतरी क्या हुई है? बिल्कुल। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी इसके बारे में बात कर चुका हूं, और ये जो है वो उसके अलावा भी प्रोग्राम्स के अंदर भी मैं बात कर सकता हूं। यहां पे मैं तो, और यही मैं जवाब दूंगा जो मैं केपी गवर्नमेंट में देता था। क्या हम वो सब अचीव कर चुके हैं जिसकी हमें ख्वाहिश थी? नहीं।
क्या हम उस सफर के ऊपर हमारा सफर जारी हो गया? बिल्कुल हो गया। तो वफाक के बारे में तो मैं अगर कोई स्पेसिफिक चीज वफाक के बारे में मैं पूछ लेता हूं, स्पेसिफिक पूछता हूं आपसे। आप पहले वादा करें कि आप मेरे से ज्यादा इस पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मईशत रिलेटेड है। आपको पता है कि मैं थोड़ी सी मईशत की बहस से कतराता हूं। दिस इज योर रिपोर्ट दैट यू प्रेजेंटेड असद उमर साहब, आपकी वजारत की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। पॉइंट नंबर 2 आपका ये कहता है कि prospects for economic growth even before emergence of COVID-19 phenomenon were eclipsed by higher inflation and interest rates, negative large-scale manufacturing growth, weaker exports, sluggish resource mobilization, uncertainty surrounding hot money inflows, and above all, tough IMF program-related conditionalities. The painful and prolonged adjustment program brought स्टेबलाइजेशन बट एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ फाइनेंस की अगर वफाक की आप बात करें, इकोनॉमी की बात करें, आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम हुई है या खराब, आपने स्टेबलाइज किया है, कॉस्ट क्या पे की है इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी, और ये सारी आपने चीजें बताई, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट वगैरह 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 वगैरह, ये सब आप मान रहे हैं वफाकी हुकूमत हो गया। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये काशिफ वासी के अल्फाज नहीं है, असद उमर के अल्फाज है। जब मुकम्मल कर लो ना फिर मुझे बता देना। आपके अल्फाज हो गए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एक रिपोर्ट का ड्राफ्ट था जो नीचे से चलती है, ग्रेड 19, 20, 21, 22 वजीर के पास आती है, ये उनमें से एक ड्राफ्ट था। ये रिपोर्ट नहीं है फाइनल जो हुई है, वो ड्राफ्ट जो है टीवी पर चलाई जा रहे हैं। ये इसके अंदर जो बातें की गई हैं इसमें से 80% बातों से मैं एग्री नहीं करता, ठीक है ना। और मैं अदादो शुमार के साथ आपको वो आप कहते हैं उस तफसील में क्या अच्छा, एक अदादो शुमार, हायर इन्फ्लेशन थी जी, बिल्कुल थी, हाई इंटरेस्ट रेट थे, दुनिया में सबसे ऊपर थे नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू नवाज शरीफ दौर थी वीकर एक्सपोर्ट। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, सवाल पूछो तो जवाब सुनो। सुने ठीक है ना। पहली चीज आपने बोली, क्या हायर इन्फ्लेशन थी? बिल्कुल थी। क्या कोविड आने से पहले उस इन्फ्लेशन रेट के अंदर तेजी से कमी नजर आनी शुरू हो गई थी? बिल्कुल आनी शुरू हो गई थी। जनवरी के अंदर इन्फ्लेशन पीक करती है 14.6% पे, अगले महीने वो 2% कमी होती है, यानी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में फिर 2% कमी होती है, अप्रैल के महीने में फिर 2% कमी होती है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स चल रहा था 20% से ऊपर, वो सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाता है, आधे से भी कम हो जाता है। सर, आपने इंटरेस्ट रेट काट दिए, बहुत सी बरात दूसरी दे दी कोविड की वजह से, ये तो होना था। इट हैड टू हैपन क्विकली। सर जी मुझे बताएं, मुझे फरवरी में कौन सा कोविड था भाईजान? सर, कोविड का पहला केस आपके पास फरवरी में आया, 23 मार्च को आपने लॉकडाउन कर दिया। 23 मार्च को लॉकडाउन किया था भाईजान। फरवरी में कौन सा कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी थी? 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। काशिफबाजी की करते हो। सर आपको, और ये भी सर आप कह रहे हैं 14 से 12 पे आगा, 14 से 12 पे इन्फ्लेशन आ गई 1.5 साल बाद, 1.5 साल की गवर्नमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट रहे। क्या आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव रही? सर इकोनॉमी है, फिर जरा ज्यादा ना, एक जवाब दें उसके बाद आगे चलते हैं। बहरहाल ये आपके अपने इदारे की लिखी हुई रिपोर्ट है, यानी मेरे इदारे की लिखी हुई somebody within your bureaucracy believes कि ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। इन दैट 20,000 पीपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में आपको वो ला के बता सकता हूं जो आपको ये बता देंगे कि नवाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, चोर था, मुल्क को खा गया। उसी वजह से आप इलेक्शन जीत गए। एक आदमी के ओपिनियन की वजह से यू डोंट प्रूव एनीथिंग। अच्छा नहीं, अब आपने मुझसे सवाल पूछा तो जवाब ले बिल्कुल आपका सवाल। अच्छा जी, पहली बात तो आपको ये बता दूं, दोबारा मैं आपको मजीद बता दूं, इन्फ्लेशन का जो माहाना सीपीआई का डेटा होता है, जिसको मैं बता रहा हूं कि मार्च के महीने में भी गिरा था, वो मिडिल ऑफ द मंथ यानी महीने के वस्त के अंदर एस्टिमेट होता है। इसका मतलब फरवरी का तो जाहिर है कोई ताल्लुक था ही नहीं कोविड से। 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ है, मार्च की 15 के लगभग वो डेटा दिया जाता है जो माहाना सीपीआई के अंदर आता है। इसका मतलब मार्च का भी जो डेटा है तो 4% 2 महीने के अंदर, और ये सिर्फ हो नहीं गया था। अगर आपको याद हो, जनवरी के आखिर में इमरान खान और असद उमर ने तकरीरें करनी शुरू की भी कि हम अटैक कर रहे हैं और कीमतों को नीचे लेकर आना है, और वो उसके बाद कमेटी बनी, उन्होंने सिफारिशात दी, ग्राउंड पे एक्शन होने शुरू हुए, और 4% की कमी ऑलरेडी आ चुकी थी। अब आपने कहा कि उससे पहले क्यों बढ़ी थी? सर जी, जिस वक्त आप मुल्क को दिवालिया कर देना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी जो एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर डिफॉल्ट कर रहा हो, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, रोजाना की बुनियाद पे डिफॉल्ट कर रहा हो, रुपया आपका ऑलरेडी अंडर प्रेशर हो। मिफ्ता इस्माइल के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद और हमारी हुकूमत आने से पहले जुलाई के आखिर तक 22 रुपए, सिर्फ 7 माह में 22 रुपया गिर चुका था। इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो चुकी थी, इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने बढ़ाने शुरू कर दिए थे। हमने ये आके शुरू नहीं किया, ये तबाही हो चुकी
की थी और मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत जो है उसको संभालने की कोशिश उसने शुरू कर दी थी। लेट था लेकिन शुरू कर दी थी। तो ये था सर कहानी पूरी। अब आप बताएं अगला क्वेश्चन। ये जो मैं इस पे सवाल पे नहीं जाऊंगा, मैं खाली पॉइंट्स कंप्लीट कर दूं। आपने सिर्फ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को टैकल किया, नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो कि बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग आपकी, जो है वो नेगेटिव है, वीकर एक्सपोर्ट्स, हॉट मनी इनफ्लोज। नहीं रुक जाना सर, आप सर जल्दी जवाब दें, फिर मैं आगे चलूंगा, अगला सवाल भी करूं, जल्दी जवाब दें। आप ये नहीं कर सकते कि मैं चीजें सारी बोलूंगा और उसके बाद जवाब ना। सर आप अगली आपने आके बात कर दी मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्ट्स की। काशिफ अब्बासी साहब जिसको 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई ना, तो 2018 में 5 साल के बाद जब वो छोड़ के गए तो उनकी एक्सपोर्ट्स उससे कम थी जो 2013 में थी। हमारी 25 से 19 पे छोड़ के गए। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। क्यूमुलेटिव इंक्रीज कोविड आने से पहले 4.5% था सालाना की बेसिस में, और जो आखिरी महीना था कोविड से पहले उसमें डबल डिजिट यानी 11% एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ, जो पिछले कई सालों के बाद पहली दफा था कि डबल डिजिट एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ। तो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो हमारी पहले 18 महीने की परफॉर्मेंस जो उनकी 5 साल की परफॉर्मेंस से बेहतर हो चुकी थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल, और ये वही होता है, मैं उसकी क्या टेक्निकल डिटेल के अंदर जाऊं, जिस वक्त आपका 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो, 60 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो, 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो, करंट अकाउंट का खसारा जो है, जो मजमूई खसारा होता है वो 20 बिलियन डॉलर हो, तो फिर श्रिंक करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए रुपया डिवैल्यू होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, और उससे मैन्युफैक्चरिंग जो है स्क्वीज होती है। वो बिल्कुल हुई, वो भी वापस आना शुरू हो गई थी। उसका डिक्लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट होकर स्लो हो रहा था, और हमें अर्ली साइंस ऑफ ग्रोथ नजर आने शुरू हो गए थे। जो अच्छा साहब, वैसे मेरा एक सवाल है, आपकी चले बात मैंने सारी मान ली। मुझे ये बताएं कि अगर इतना अच्छा कर रहे हैं पिछले 2 साल से, हर चीज आपकी पॉजिटिव आ रही है, क्या वजह है कि परसेप्शन ये बनी हुई है कि नालायक हुकूमत है, नकम्मी हुकूमत है, इनको इकॉनमी बिठा दी, मुल्क लुट गया, डूब गया। आज ख्वाजा आसिम की तकरीर सुने, बिलावल साहब की तकरीर सुने, पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली ये नैरेटिव बन रहा है आपकी हुकूमत के खिलाफ कि आप लोगों को टके का कोई पता नहीं है इकॉनमी का, और आपने इकॉनमी डुबो दी है इस मुल्क की। अगर आपने इतना सारा कुछ कर दिया तो बिल्कुल से बड़ा जबरदस्त किया। और आपने जाहिर है वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट जो सारी दुनिया जिनकी इकोनॉमिक, जुबैर साहब कहते हैं, सर जुबैर साहब कहते हैं, जुबैर साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ, जुबैर भाई, अपना क्या नाम तीसरा बताया था, बिलावल, सारे वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट है ना, जाहिर है उनकी बात जो है मुस्तनद है। सर जी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं एक और चीज की जो बड़ी करंट है, जिसको रोजाना की बुनियाद पर हम फील भी करें, वो आजकल चल रहा है, और वो उसका नाम है कोरोना। कोरोना के ऊपर अगर आप टीवी देख लें और आप इन्हीं तज्जियाकार, इन्हीं ख्वाजा आसिफ, यही जुबैर भाई, यही आपके बिलावल और हमारे बेतहाशा एंकर्स की बातें सुन लें, तो वो बोल रहे हैं मरवा दिया, तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, कंफ्यूज है, इनकॉम्पिटेंट, यही एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारा पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि बड़ी इनकॉम्पिटेंट है। सर जी उधर सर्वे आता है तो वो कहता है हर 3 में से 2 पाकिस्तानी कहते हैं कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, और 28% सिर्फ जो है, 67% कहते हैं बहुत जबरदस्त काम करी है हुकूमत, 28% कहते हैं अच्छा काम नहीं कर रहे। सर ये रियलिटी है और ये परसेप्शन है। इसी तरीके से ये बाकी चीजों के बारे में वो बिल्कुल सर, लेकिन आज ये बिलावल ने बड़ी, मैं जरा क्योंकि आप आ गए हैं उसके ऊपर, अब कोविड के ऊपर और लॉकडाउन के ऊपर, बिलावल ने आज बड़ा दोहराया आपकी हुकूमत को। आप बैठे हुए होंगे शायद उस टाइम, कहीं आप जाके इंटरव्यूज में कहते हैं कि मिन्नते कर रहे थे सिंध वाले कि लॉकडाउन खत्म करें, हमारी बाजार खोले। कौन सा व्यू ठीक है? क्या वो जो कौमी असेंबली में आके बिलावल साहब कहते हैं वो ठीक है कि आपकी गलती है कि लॉकडाउन नहीं हुआ इस मुल्क में? क्या बोला उसने? उन्होंने कहा लॉकडाउन करना चाहिए था, आपकी तो कंफ्यूज पॉलिसी है, आप तो लॉकडाउन करना नहीं चाहते। अभी भी आज उसने WHO को कहा कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते का लॉकडाउन लिफ्ट करें। मैं चाहता था कि आप ये रिपीट करें, आप बात अब सुने, अब पूरी पाकिस्तान कौन सुने, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, लाइव टीवी के ऊपर कर रहा हूं, मुझे वापस आए, अगर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था मुराद अली शाह को फोन पे ले ले, अभी लाइव मेरे से बात करा देंगे अगर मैं गलत करने वाला हूं। एनसीसी के फैसले देखें जाके, एनसीसी के फैसले के अंदर बड़े बाजार खोलना फैसला नहीं था। जब ये हो गया तो उसके बाद ये मैं फैसले की बात कर रहा हूं जो 9 मई के फैसले थे, मेरे पास लाहौर से भी फीडबैक आनी शुरू की, जी बड़ा प्रेशर है, ट्रेडर्स का, ताजर का बहुत प्रेशर है, हमें बाजार शायद बड़े खोलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मुझे मुराद अली शाह साहब के डायरेक्ट फोन कॉल आ रहे थे। एक दफा कॉल आई, दूसरी दफा कॉल आई, दोनों दफा उन्होंने कहा बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने कहा पंजाब से भी आ रहा है, हो सकता है आपको खोलना पड़े, लेकिन जरा कोऑर्डिनेट करके करना, ऐसा ना करना यूनाइटली कर दे। तीसरी दफा उनको मुझे फोन कॉल आई, उन्होंने कहा असद अब मैं और प्रेशर नहीं ले सकता, मैं रात को बुला रहा हूं ट्रेडर्स को,
और बाय द वे ये पंजाब ने अब से थोड़ी देर पहले जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको सर, ये मैं लाइव कह रहा हूं दूसरी दफा। अगर ये गलत कह रहा हूं अभी ले लाइन के ऊपर मुराद अली शाह को और बोल दें कि असद उमर झूठा है। दूसरी मैं बात करता हूं बिलावल साहब की, आपने जिक्र किया ना, हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां पर मैंने येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी का जिक्र किया जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि जो पसमानदा मुल्क हैं जहां पे गुर्बत ज्यादा है वहां पे लॉकडाउन का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। तो मैंने वो येल की स्टडी कोट की, तो बिलावल साहब ने कहा कि असद साहब को येल की स्टडी पसंद है लेकिन मैं इंपीरियल की स्टडी में यकीन रखता हूं, और इसी वजह से उन्होंने लॉकडाउन 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 कहा। इंपीरियल की स्टडी, काशिफ ये जरा याद रखना, 10 अगस्त को इंपीरियल की स्टडी के बारे में इस वक्त मॉडल जो है वो पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी है। 10 अगस्त को उन्होंने कहा है 78,000 लोग हलाक होंगे पाकिस्तान में एक दिन के अंदर। 10 अगस्त अभी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम देख लेंगे कि क्या वो इंपीरियल की स्टडी वाकई ऐसी स्टडी थी जिसके बुनियाद के ऊपर फैसले करने चाहिए। बिलावल साहब कंक्लूजन ठीक रीच कर रहे हैं। अगर आप इंपीरियल की स्टडी में अगर आप समझते हैं कि 78,000 लोग एक दिन में हलाक हो जाएंगे, ठीक है, वो तो खैर कैलकुलेशन के तहत उन्होंने निकाला। मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब जो कौमी असेंबली में बोलते हैं और जो सीएम साहब आपको प्राइवेटली कहते हैं उन दोनों में बहुत फर्क है। सीएम साहब कहते हैं मार्केट्स खोलो, बिलावल साहब कहते हैं लॉकडाउन कर दो। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं ये कोई जेनरिकली नहीं कह रहा कि सीएम साहब हमेशा जो करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक एक चीज की, देखें हमने जो फैसले किए, जो मुख्तलिफ फैसले हुए, उसके अंदर 2 फैसले थे जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रेज हुई, ठीक है जी। एक था तरावी का फैसला और दूसरा था बड़े बाजार खोलने का फैसला। तरावी का फैसला जो है वो यहां से लिया गया था, सिंध ने उसको अपोज किया था। तरावी के फैसले के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए और कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिजीज स्प्रेड जो है, जो वबा के फैलाव में कोई उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आई। हमारा सारा डेटा ये शो करता है। दूसरा बड़ा फैसला था बाजार खोलने वाला, और बाजार खोलने वाले तो रिकॉर्ड की बात है ना, जाके देख ले एनसीसी के मिनट्स के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि बड़ी मार्केट्स खोलनी है। सो मैं ये आपको बता रहा हूं, और मैं मुराद अली शाह को ब्लेम नहीं कर रहा इसके लिए, और ना मुराद अली शाह ने कभी आके दोबारा नहीं सर, मैं ब्लेम की बात नहीं है यहाँ पर मसला ये है कि क्या पॉलिटिक्स है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, अंदर खान ने असद उमर को फोन करके बाजार खुलवा लो। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हाउ एनसीओसी एंड एनसीसी वर्क। आपके बात से ये इंप्रेशन मिलता है कि वो अंदर खाने में कहते हैं कि खोल दो, बाहर आके कहते हैं बड़ी जाती कर रहे हैं जी, लॉकडाउन होना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये दोबारा कहूंगा, मुराद अली शाह से मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने टीवी पे आके ये कहा हो। मुराद अली शाह जो कर रहे हैं हमारे साथ, और ये मैंने पहले भी कहा है, मुराद अली शाह हो या आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हो, जो दोनों मुस्लिम लीग नून के हैं, ये हमारे साथ जब एनसीओसी मीटिंग्स में भी कभी कभी आते हैं, जब बड़े फैसले करने हो, या एनसीसी की तमाम मीटिंग्स के अंदर होते हैं, वहां पर वो अपना इजहार ख्याल जरूर करते हैं। 19-20 की राय का फर्क भी होता है, पहले जरा ज्यादा फर्क होता था, अब निस्बतन फर्क जो है वो कम होता है, लेकिन वहां पर जो फैसले होते हैं वो उसके बाद जो है उसको वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन क्या उन्हीं की पार्टी के और लोग जो हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात टीवी पे कर रहे होते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे एनसीसी का फैसला, मुझे अभी वो मेरे ख्याल में वो 25 अप्रैल वाला फैसला था, फैसला होता है यूनैनिमस, और वो फैसला था यूनैनिमस फैसला था, और ये मैंने मुराद अली शाह को फोन करके उसके बाद उसका शिकवा किया था, ठीक है ना। और उन्होंने मुझे कहा भी कि मैंने सरजनिश की है उसकी, उसने गलत किया था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा उनके वजीर का। उनका वजीर आजम अनाउंस करते हैं एनसीसी के आधे घंटे बाद उस यूनैनिमस सईद गनी साहब ने जब कहा था कि कर्फ्यू लगना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना। सो क्या दूसरी सियासी पार्टीज के लोग इसके ऊपर सियासी तौर पे बयान देते हैं जो मीटिंग के अंदर फैसलों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता? बिल्कुल करते हैं। ठीक, सो आप, क्योंकि बिलावल साहब का एक बयान मेरे सामने है कि एनसीओसी की मीटिंग्स का मुझे सब इल्म होता है, फैसले होते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और मीडिया के जरिए इनको अंडरमाइन कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी उनको अंडरमाइन करती है। अब नाउ दैट्स, अब अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं, ये बिलावल साहब को सुन ले जरा, बिकॉज व्हाट यू आर अक्यूजिंग पीपल्स पार्टी ऑफ, पीपल्स पार्टी अक्यूजेस यू ऑफ एग्जैक्टली द सेम। सुनिएगा जरा। मुझे हर एनसीओसी की मीटिंग का पता है। मुझे पता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत अपना
इश्यूज वहां उठाते भी हैं। एनसीओसी में कंसेंसस होता है, अगर इमरान को पसंद नहीं तो वो अदालत के थ्रू या इंतजामिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू उन फैसले को भी अंडरमाइन करते हैं। जी सर मैं तो इतनी मजाक का खेज स्टेटमेंट है, और उन्होंने जिक्र किया कि अदालत के थ्रू आई नो आई वांट टू से कि आई होप उसको हज़फ कर देते हैं, बाकी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। सर हज़फ नहीं, ये मैं बता दूं, मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इस बात का भी गिला किया गया कि वहां पर अदालत ने क्या बोला। भाई मेरा क्या कंट्रोल है अदालत के ऊपर। उसी दिन की स्टेटमेंट के अंदर अदालत ने वफाक पे भी तनकीद की थी। हमने तो नहीं कहा कि किसी ने साजिश कर दी है। भाई एक अदालत है, आजाद है, उनका अपना व्यू है, मैं उससे हो सकता है ना इत्तेफाक करूं, और मैं नहीं इत्तेफाक करता था उस व्यू से जो अदालत ने उस दिन एक्सप्रेस किया। बट ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने फैसला किया। तो मजा का खेज बात है। एक तो इमरान खान इनके औसान पे इतना सवार रहता है ना कि वो कहते हैं अदालत भी जो बोल रहा है वो इमरान खान करवा रहा है। देखिए मैं ये आपको जो कह रहा हूं, जो इनकी थिंकिंग ये थी, इनका ख्याल ये था कि इमरान खान कोई हमसे फैसले करवा रहा है जिन फैसलों से हम इत्तेफाक नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। मैं वही बता रहा हूं ना कि उस मीटिंग के अंदर, जो एक छोटी मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की बिलावल जरदारी साहब को कि हम क्यों ये पॉलिसी अपना रहे हैं। हमने वो येल की स्टडी मैंने इसीलिए कोट की थी, हम उसमें यकीन रखते हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान हमें डंडे मारता है और कहता है कि ये इसको ऐसे कर दो। वो लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, हो सकता है हम सबकी राय एक हो और उसके पास राइट है, लीगल राइट है कि वो रूल कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा इस केस के अंदर। इस केस के अंदर हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं, और मैं आपको उसकी इंपीरियल की स्टडी का आपको बताया था। एक और भी मैं आपको बता दूं, की स्टडी ओवर यूज हो गई है मेरा ख्याल है। वो इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी थी नहीं जितनी वो ओवर यूज हो गई, जिस किस्म के एल्गोरिथम्स उसमें इस्तेमाल या व्हाट आई रेड अबाउट इट। मैं कुछ और कहने वाला था कि अब मैं सीरियस स्टडी की बात करता हूं। याद है, अब जून के पहले हफ्ते में आप और 8, 10, 12 एंकर्स जो हैं वो आए थे जी मीटिंग के अंदर, राइट? और हमने भी आपसे कोई प्रोजेक्शन शेयर की थी। तो 4 जुलाई को एनसीओसी के 100 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, 100 दिन के काम मुकम्मल हो रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि उन्हीं एंकर्स को दोबारा हम इनवाइट करें, और बाकी चीजों के अलावा हम आपको वो भी दोबारा दिखाएंगे कि हमने उस वक्त क्या प्रोजेक्शन की थी और हकीकत में क्या हुआ है। तो आपको नजर आ जाएगा कि वो प्रोजेक्शंस जो है वो हकीकत के करीब तर है, इसीलिए वो हमारे डिसीजंस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल असद साहब आपसे, तब्दीली ला सके या नहीं ला सके? फवाद का ख्याल है नहीं ला सके। जरा आप सियासी सवाल है, कैन यू सी चेंज? क्योंकि लोगों को तो तब्दीली नजर नहीं आ रही। तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है। क्या पूरा पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन चुका है? आज नहीं, लेकिन क्या नया पाकिस्तान बनना शुरू हो चुका है? बिल्कुल। और उसकी मैं मिसाल को आपको 1-2 छोटी अगर मिसाल दे दूं, वो मिसालें छोटी हैं लेकिन वो सी चेंज है पाकिस्तान के लिए। ये जो अभी शुगर कमीशन बना, जिसको आपने वो केस बना दिया जहांगीर तरीन मुकाबला असद उमर, उससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं था। ये पाकिस्तान की पावर स्ट्रक्चर में, हमारे एलीट स्ट्रक्चर के अंदर ये वहमो गुमान से आगे थी बात कि इतने पावरफुल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट जो तमाम सियासी पार्टीज को भी रिप्रेजेंट करते हो, उनको इस तरीके से एहतसाब के सामने पेश कर दिया जाए। ऐसी शफाफ इंक्वायरी हो जिस इंक्वायरी के अंदर असद उमर पे भी तनकीद हो। भाई वो कहते मैंने आज भी चीनी 80-85 रुपए आटा महंगा। मसला ये है, देखिए आपने एक चीज कर दी, आपने कहा था इदारे बनाएंगे, इदारे फायदा देंगे लोगों को। एक आधी कमेटी बनाने से तो नहीं होगा। कल आप जाएंगे दोबारा बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। काशिफ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारा आजाद अदलिया ने हमें वो इंसाफ का निजाम दिया जो आप और मैं, जो लॉयर्स मूवमेंट के अंदर जब सफर में शामिल थे, जो हम एक्सपेक्ट करते थे? नहीं दिया। जवाब है उसका, नहीं दिया। क्या वो स्ट्रगल गलत थी और वो बेसूद बिल्कुल थी? ठीक, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने वो ग्राउंड बना दिया, उसने वो कंडीशंस क्रिएट कर दी कि आज नहीं तो कल। से भी एक नाकामी की वजह से आप अपनी लड़ाई नहीं छोड़ देते। ये नहीं हो सकता कि आप एक छोटी लड़ाई हार जाए तो आप बड़ी जंग छोड़ देते हैं, आप लड़ते रहते हैं। यही आपको बता रहे हैं कि जो शुगर कमीशन की मिसाल लेते हुए कि वो जो बुनियादी तब्दीली आ रही है उससे शायद चीनी 85 से 75 आज ना हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बुनियाद डाली जा रही है इससे एक मुख्तलिफ, एक नया पाकिस्तान, एक इंसाफ पे मबनी पाकिस्तान नहीं होगा। और मैंने ये एक लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसको आप नया पाकिस्तान कहते थे बॉस, उसमें इदारे थे, उसमें इदारे बने, उसमें चीनी वाले को नहीं पकड़ना था आपने, सिर्फ उसमें आपने इदारे बनाने थे, उसमें आपने पुलिस ठीक करनी थी। आप कहते थे हम इदारों को ठीक कर देंगे जो हम लोगों से डील करते हैं। इधर ही आ जाए ना, इधर ही आ जाए, बिल्कुल ठीक। अब देखें वफाक के इदारे कौन से। इसी कमीशन की रिपोर्ट के अंदर SEC
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ और उसको ठीक कैसे करना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसको एलीट कैप्चर से बना के उसको रिफॉर्म कैसे करना है, एफबीआर किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ उसको कैसे ठीक करना है, एफआईए की जो इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी है उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है। ये रिपोर्ट जो है मेरे भाई, ये रिफॉर्म की रिपोर्ट है, ये स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, वो चीजें जो काशिफ अब्बासी और असद उमर के दिल के करीब है, ये उन चीजों की रिपोर्ट है, वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ सर, लेकिन काश के ऐसा होता, क्योंकि मैं एक चीज बार बार कोट करता हूं, मैं आपके सीएम के पास फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गया, मैंने उनसे कहा जी आपने ये दुरानी साहब को भेज दिया जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म करना था वहां पे। उन्होंने कहा जी मैंने दुरानी साहब को कहा पहले इतना सा इलाका लेना छोटा सा, पहले मुझे ये ठीक करके दिखाएं, फिर मैं ये फैसला करूंगा कि मैंने आपको बाकी पंजाब ठीक करवाना है या नहीं। वो वहां से चले गए और किसी ने यहां से खड़े होकर, वो 1.5 साल हो गया, किसी ने ये नहीं कहा, ना इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वजीर आजम पाकिस्तान जो कहते थे कि हमें नहीं करना, कि ये क्या हो रहा है, क्यों पुलिस आज ठीक करने की तरफ वो सूबा नहीं जा रहा, ये सवाल मैंने नहीं सुना आज भी। अच्छा देखिए, मैं जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या बातचीत हुई उस्मान बुज़दार के दरमियान और दुरानी साहब के दरमियान। दुरानी साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया था खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और मिसाल, चले मैं पंजाब की मिसाल देता हूं कि किस किस्म की बुनियादी तब्दीली जो है जिसका इमरान खान ने वादा किया। और ब्यूरोक्रेट्स के, मैं माफी चाहता हूं, मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं इसमें, ब्यूरोक्रेट्स को बुला के कहा गया आप किसी की ना सुने, आप सीएम की भी ना सुने, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को आप ठीक करें। ब्यूरोक्रेट कब चला सकता है सूबा कभी? इट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये बिल्कुल, ये बात तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। इन दी एंड लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने प्रोवाइड करनी है और ब्यूरोक्रेसी के साथ काम भी करना है, लेकिन और उनके थ्रू करना है, लेकिन लीडरशिप पॉलिटिकल लीडर से आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे ये कहने जा रहा था, एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है ना वो अगले कुछ चंद माह के अंदर आना है। अभी इस गर्मियों के वक्त होना चाहिए था, लेकिन वो कोविड की वजह से डिले हो गया। वो है एक मुकामी हुकूमत का निजाम जो हकीकी तौर पे ताकत को निचले सतह पे लेके जाए, जिस तरीके से केपी में जाया था। सो अगला वो है फिर जो लीगल सिस्टम के रिफॉर्म के लिए जिसका कानून बन चुका है उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे। इस किस्म की बुनियादी चीजें होंगी तो फिर मैं काशिफ अब्बासी को बोल सकूंगा कि यार, जिस तरीके से मैं आपको मिसालें यहां पे देख रहा हूं, क्योंकि मुझे वफाक का ज्यादा बेहतर पता है कि पंजाब में भी यकीनन सफर शुरू हो चुका है। सर वो रोला ये है कि 2 साल हो गए और टाइम थोड़ा रह गया है, शुरू होगा तो खत्म होगा, असल रोला ये है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं, आप मुझे सवाल लिखे थे, मैं उस्मान बुज़दार के साथ बैठ के तैयारी करके। सर ये बात वैसे आपका भी भाई है, हमारा भी छोटा भाई है, दोस्त है मुराद सईद। ये बहस कुछ महीना 1.5 महीना पहले मैंने उनसे भी ये कहा था, उन्हें कहा जी मैं पूछ के बताऊंगा आपको। मैं यकीन ये आपके लिए छोड़ देता हूं। आखिरी सवाल है असद साहब आज के दिन का। बाय द वे अनदर एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो रिफॉर्म्स किए मुराद सईद ने, आप उसको देख लें। आज अली जैदी ने जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स और केपीटी और पोर्ट कासिम में रिफॉर्म्स की पूरी एक फहरिस्त सुनाई है। सो आप जिस इदारे के अंदर देखेंगे आपको वहां पे रिफॉर्म होती हुई नजर आएगी। और मुराद की तो तारीफ सारे करते हैं ना बॉस। असल रोला ये है कि मुराद की तारीफ तो करते हैं, जो चीज हमें होती ठीक नजर आती है उसकी तारीफ भी होती है। ये बताएं, वो स्टील मिल की निजकारी के ऊपर कुछ बयान आपके चल रहे थे असद साहब, वो सुने। आज आपकी पोजीशन क्या है? आप स्टील मिल के वर्कर्स के साथ हैं या आखिरी जरा साउंड सुन लीजिए। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। आप किसके साथ खड़े हैं असद साहब? मजदूरों के साथ हैं या हुकूमत के साथ? यहाँ पे तो हमारी कुछ छुपती नहीं है, कोई बात काबीना में जो सब बात सामने आ जाती है। मैं उसके अलावा जो मैंने कहना था कमरे के अंदर कह दिया, मैं उसके बाद नहीं कुछ कहूंगा। तो आपने और शीरी मजारी ने कहा था कि डोंट डू दिस। आपको पता है मैं कभी भी कमेंट नहीं करता कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ, वो जो होना था वो हो गया। आप कैबिनेट में अपनी पोजीशन दे चुके हैं, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ गुफ्तगू करने का। लेकिन वो शायद मजदूर इंतजार कर रहे थे उधर के, असद साहब वहां पे आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर मोर टाइम असद उमर साहब। असद साहब ये बताइएगा, आज की तकरीर आपने सुनी, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने और बिलावल साहब दोनों ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की बड़ी फरमाइशी तकरीर थी, बड़ी सॉफ्ट तकरीर। ऐसा लगता था वो उनके अल्फाज में को सिलेक्टर्स को सुनवा रहे हैं, कोई अपीजमेंट का मैसेज है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। ये क्यों की बड़ी अपनी अनकैरेक्टरिस्टिक तकरीर है ये प्राइम मिनिस्टर साहब की? जबरदस्त तकरीर थी जी। और एक बात, ये हम लोग जब कल साथ बैठे थे
तो उस वक्त हमारा ये सबका मुतफिका राय था कि जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं स्पीच के अंदर, उसके अंदर ये ज्यादा पार्टिजन बात करने की जरूरत नहीं है। वो सॉफ्ट बात क्या कर रहे थे, वो ये सिर्फ समझा रहे थे कि भाईजान ये जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जिस पे आपकी इतनी चीखें निकल रही हैं, ये रुकने नहीं वाला, क्योंकि इसका मेरी जात से या आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा बुनियादी ईमान का हिस्सा है कि कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसके अंदर इंसाफ ना हो, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसके अंदर कानून जो है वो शख्स से ज्यादा बालातर ना हो। इसलिए ये मेरी ईमान का भी हिस्सा है। और उसमें उन्होंने जो रियासत मदीना की बात की, किस तरीके से मुसलमान जो दौर शुरू हुआ और 313 जो बदर में थे वो 12 साल के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को हरा के वो यरमुक सर वो तो खैर इनका मैसेज जाता ही है, आई अंडरस्टैंड कि वो एक तो मैरिज का मैसेज था। वो यही आपको समझाना चाहते थे कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि ये तकरीर वो ऐसे ही थी, होनी ही ऐसे थी। अगर वो सॉफ्ट समझ रहे थे ना तो इसका मतलब उन्होंने मतलब समझा नहीं इसका ठीक। वो कहने ही एक कोशिश कर रहे थे कि ये मत समझना कि कल मैं कुछ सियासी कॉम्प्रोमाइज के लिए ये इधर जो है इससे पीछे हट जाऊंगा। अच्छा, सो आप ये कह रहे हैं कि ये वन ऑफ आइलैंड जरूर हो सकता है उनकी तकरीरों में, इसको इस तरह मत लें जिस तरह ऑपोजिशन ले रही है कि किसी और को पैगाम सुना रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर 2 स्टेप पीछे ले रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये सॉफ्ट नहीं, ये तो बहुत उससे भी ज्यादा एग्रेसिव था। आप वो टोन पे जा रहे हैं। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि मुझे कोई गुस्सा है, वो ये नहीं है कि मुझे आपसे सियासी इंतकाम लेना है, मुझे जात से आपको कुछ नहीं है। ये मेरे अगर जात से नहीं है तो बैठ जाए सर, इन लोगों के साथ बैठते क्यों नहीं है? तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे भाई कि ये मैं अगर मेरा जात का मसला हो तो मैं कल साथ बैठ जाऊं। हाँ। लेकिन मेरा ये सियासी फलसफे का भी सुतून है और ये मेरे ईमान का भी हिस्सा है कि जब तक जिस रियासत के अंदर इंसाफ नहीं होगा, जिस रियासत के अंदर कानून ताकतवर और गरीब के लिए बराबर नहीं होगा, वो तरक्की नहीं कर लेकिन इस सकती। माशरे में तो 2 ताकतवरों के लिए भी कानून बराबर नहीं ना। हुकूमती ताकतवर के लिए कानून कुछ और है और ऑपोजिशन के ताकतवर के लिए कुछ और कानून है। सर जब हम वो कर देते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट आई है, फिर आप कहते हैं अभी तक तो सिर्फ कमीशन हुआ है, फिर आप कहते हैं सिर्फ अभी तक तो केसेस रेफर हुए हैं। सर वो भी करके दिखा दिया यार। और आपको कितनी हकीकत चाहिए। और उन्होंने तो अपनी जात का भी बताया कि जब उनसे सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने, और ये आप बता दें अगर वो गलत कह रहे थे, कभी उन्होंने मुड़ के ये जवाब दिया था कि मेरे साथ कोई जुल्म हो रहा है? 8-10 महीने खड़े हुए जवाब देते रहे, जो सवाल पूछते थे उसका अगले दिन जवाब लेके चले जाते थे। वो कह रहे थे भाई जैसे मैंने कोर्ट का सामना किया था ना और कानून का सामना किया था, मैं बस यही चाह रहा हूं कि आप भी वैसे सामना करें। सामना करना में कोई बैकवर्ड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब आपको लगता है कि कोई अपीजमेंट, कोई मुज़ाकरात, कोई गपशप, कोई बुला के सियासी मामलात पर हम उनके साथ बैठते हैं, पहले भी बैठे हैं, हम कानून साजी के लिए उनके साथ बैठे हैं, कामयाब तरीके से मुज़ाकरात भी किए कानून साजी के ऊपर, आइंदा भी करते रहेंगे। वो बिल्कुल साथ चलेगा, सियासी अमल चलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल क्विकली सॉरी, आप ये मैं समझ गया। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में कोई जगह है आगे? असद साहब किसकी जी? जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में जगह है अभी आगे? सर ये बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब के ऊपर डिपेंड कर